एक समय था जब चीन की आर्थिक तरक्की, उसकी रफ्तार पूरी दुनिया देखती रह गई थी। 40 सालों में कहां से कहां पहुंच गया। हाँ, गरीबी से निकलकर अमेरिका को टक्कर देने की स्थिति में आ जाना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक चमत्कार ही माना गया इसे। पर आज आज कुछ बदला बदला सा लगता है। वही चीन अब एक अजीब सी मुश्किल में फंसा दिख रहा है। खबरें आ रही हैं कि लोग खर्च करने से कतरा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सवाल आजकल बहुत उठ रहा है। जिस देश ने दुनिया को दिखाया कि विकास कैसे होता है, आज वो थोड़ा ठहरा हुआ सा क्यों लग रहा है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके आधार पर देखेंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था में ये चल क्या रहा है। बिल्कुल, समझने की कोशिश करते हैं कि ये तरक्की कहीं एक बुरे सपने में तो नहीं बदल रही। और हाँ, अगर आप ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी पर गहरी निष्पक्ष चर्चा सुनना पसंद करते हैं तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खैर, चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? बचत के आंकड़ों से? हाँ, वो आंकड़े काफी ध्यान खींचते हैं। जहां अमेरिका जैसे देशों में लोग अपनी आय का आप मानिए 95% तक खर्च कर देते हैं, वहीं चीन में लोग 40% से ज्यादा बचा रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा अंतर है। और ये कोई शौक नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की मजबूरी सी लगती है। और इसका सीधा नतीजा खपत पर असर। बिल्कुल, खपत यानी कंजम्पशन बहुत कम है। आप सोचिए, आबादी यूरोपियन यूनियन से लगभग 3 गुना ज्यादा, पर कुल मिलाकर खर्च वो यूरोपियन यूनियन का सिर्फ आधा ही करते हैं। ये तो अजीब है। इतना बड़ा देश, इतनी आबादी और इतना कम खर्च। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि चीन की अर्थव्यवस्था शुरुआत से ही खपत बढ़ाने के लिए नहीं बनी थी। उसका ढांचा अलग था। मतलब 1980 के दशक में जब डेंग शियाओपिंग ने आर्थिक सुधार शुरू किए तो उनका पहला लक्ष्य था देश को औद्योगिक रूप से मजबूत बनाना, पश्चिम की बराबरी करना। अच्छा, फैक्ट्रियां लगाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये सब बचत की। हाँ, लोगों ने जमकर बचत की और इसी बचत के पैसे से वो खरबों डॉलर का निवेश संभव हुआ, जिसने चीन की तस्वीर बदल दी। और इसका नतीजा भी दिखा। 80 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ये तो एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। बहुत बड़ी उपलब्धि। शहर बस गए, गांव देखते देखते फैक्ट्री टाउन बन गए। विकास की रफ्तार तेज थी। और इस रफ्तार में ऐसा लगता है निर्माण उद्योग का, खासकर रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हाथ था। निश्चित रूप से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इस पूरे विकास के इंजन की तरह थे। 2010 आते आते देश की जीडीपी ग्रोथ में लगभग आधा हिस्सा इसी सेक्टर का था। लोग घर खरीद रहे थे, कीमतें बढ़ रही थीं, पैसा घूम रहा था, एक तरह का सकारात्मक चक्र चल रहा था। हाँ, लोगों को लगता था कि प्रॉपर्टी में पैसा लगाना सबसे सुरक्षित है। कीमतें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन फिर आया 2021 और एवरग्रांड का संकट। वो एक बड़ा झटका था। बहुत बड़ा। एवरग्रांड चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक थी और जब वो डूबी तो अपने पीछे 300 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज छोड़ गई। 300 अरब डॉलर। इसका असर तो बहुत भयानक पड़ा होगा। असर तुरंत दिखा। हजारों मकान अधूरे रह गए, कितने सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए, प्रॉपर्टी की कीमतें गिरने लगीं। तो जो व्रेर कल तक मध्यवर्ग के लिए सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे सुरक्षित निवेश था, वो अचानक वो बोझ बन गया। लोगों का भरोसा हिल गया, पैसा फंस गया। और देखिए, जब ऐसा कोई संकट आता है तो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है लोगों का खर्च करना, यानी खपत। हाँ, ताकि बाजार में पैसा घूमे, कंपनियों का सामान बिके। बिल्कुल, सरकार ने कोशिशें भी की, ब्याज दरें घटाईं, टैक्स में थोड़ी छूट दी ताकि लोग खर्च करें। पर लोगों ने खर्च नहीं किया। नहीं, लोग तैयार ही नहीं हुए। उल्टा हुआ, लोगों ने और ज्यादा बचत करनी शुरू कर दी। बचत का आंकड़ा 20 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। 20 ट्रिलियन डॉलर? ये दिखाता है कि डर कितना गहरा है। तो इसका मतलब सिर्फ रियल एस्टेट का संकट ही कारण नहीं है, कुछ और भी है। हाँ, इसके पीछे कुछ और गहरे संरचनात्मक कारण भी हैं। पहला बड़ा कारण है चीन की बदलती जनसांख्यिकी। डेमोग्राफिक्स, मतलब आबादी का बदलना। हाँ, चीन की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। अनुमान है कि 2040 तक देश की लगभग 25% यानी 1/4 आबादी 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की होगी। इसका क्या असर होगा? असर ये होगा कि काम करने वाले हाथ कम होंगे और निर्भर लोगों की संख्या बढ़ेगी। और दूसरी बात, बूढ़े लोग आमतौर पर युवा लोगों के मुकाबले ज्यादा बचत करते हैं और कम खर्च करते हैं। और युवा पीढ़ी पर क्या असर? उन पर अपने माता पिता और दादा दादी दोनों की देखभाल का बोझ बढ़ रहा है।
वन चाइल्ड पॉलिसी का ये एक नतीजा है। एक अकेले बच्चे पर कई बुजुर्गों की जिम्मेदारी आ सकती है, तो वो भी भविष्य के लिए ज्यादा बचत करने पर मजबूर हैं। अच्छा, ये तो हुई जनसांख्यिकी की बात। और दूसरा बड़ा कारण क्या बता रही थी आप? दूसरा बड़ा और शायद उससे भी ज्यादा अहम कारण है चीन की कमजोर सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, सोशल सेफ्टी नेट, मतलब? हेल्थ केयर, पेंशन वगैरह। हाँ, स्वास्थ्य बीमा बहुत सीमित है। अगर कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तो इलाज का खर्च उठाना बहुत मुश्किल हो सकता है। पेंशन भी बहुत मामूली है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो लोगों को ये डर रहता है कि अगर बुढ़ापे में या बीमारी में जरूरत पड़ी तो कौन संभालेगा। बिल्कुल। जब लोगों को सरकार की तरफ से इस बात का भरोसा नहीं होता, तो वो भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए खुद ही पैसा बचाते हैं। वो सोचते हैं कि आज खर्च कर दिया तो कल क्या होगा। आत्मविश्वास की बहुत कमी है सिस्टम में। इसी आत्मविश्वास की कमी का नतीजा है शायद वो लाइंग फ्लैट वाली बात जो आजकल युवाओं में दिख रही है। हाँ, ये उसी से जुड़ा है। लाइंग फ्लैट या तांग पिंग एक तरह का मोह भंग है युवा पीढ़ी में। वो बहुत ज्यादा दबाव वाली कॉम्पिटिटिव नौकरियों की दौड़ से खुद को अलग कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छी नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं। युवा बेरोजगारी का आंकड़ा 21% के भी पार चला गया था। इतना ज्यादा कि सरकार ने कुछ समय के लिए वो आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया। 21%? ये तो बहुत ज्यादा है। तो युवा निराश हैं? हाँ, उनमें एक निराशा है। वो कम महत्वाकांक्षा रख रहे हैं, सिस्टम से थोड़ा कट रहे हैं। ये तो एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह जैसा बन रहा है। लोग खर्च कम करते हैं तो कंपनियां नया निवेश करने से डरती हैं। निवेश कम होता है तो नई नौकरियां नहीं बनती। नौकरियां नहीं हैं तो लोगों के पास पैसा कम होता है, या भविष्य का डर होता है तो वो और भी कम खर्च करते हैं। बिल्कुल सही। इसी को अर्थशास्त्री अपस्फीतिकारी सर्पिल यानी डिफ्लेशनरी स्पाइरल कहते हैं। ये एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें कीमतें भी गिरने लगती हैं ना? हाँ, जब मांग लगातार कमजोर रहती है तो कीमतें गिरने लगती हैं। डिफ्लेशन ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा संकेत माना जाता है। ये दिखाता है कि मांग में बहुत गहरी कमजोरी है। ये सब सुनने में काफी गंभीर लग रहा है। और दर्शकों को याद दिला दूं, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है, चीन की अर्थव्यवस्था की ये परतें खोलना दिलचस्प लग रहा है, तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आप कह रही थी कि ये डिफ्लेशनरी स्पाइरल है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार कुछ कर नहीं सकती? आमतौर पर ऐसी स्थिति में सरकारें अपना खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश करती हैं। हाँ, सामान्य परिस्थितियों में यही होता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, लोगों को सीधे पैसे देती है ताकि मांग बढ़े। लेकिन चीन के लिए यहाँ भी एक मुश्किल है। वो क्या? मुश्किल ये है कि चीन पिछले कई दशकों से लगातार भारी मात्रा में निर्माण और निवेश करता आ रहा है। इसके लिए बहुत कर्ज लिया गया है। नतीजा ये है कि आज सरकारी घाटा रिकॉर्ड स्तर पर है। अच्छा, तो सरकार के पास अब और ज्यादा खर्च करने की गुंजाइश कम है। खासकर स्थानीय सरकारों की हालत ज्यादा खराब है। वो पहले जमीन बेचकर काफी पैसा कमाती थीं, जिससे वो अपने प्रोजेक्ट्स फाइनेंस करती थीं। हाँ, रियल एस्टेट बूम के टाइम पर। बिल्कुल, पर अब जब रियल एस्टेट ठंडा पड़ गया है, जमीन की बिक्री से होने वाली उनकी कमाई बहुत घट गई है और उन पर पहले का कर्ज बहुत ज्यादा है। वो कर्ज के जाल में फंसी हुई हैं। तो केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारें दोनों के हाथ बंधे हुए लगते हैं। एक हद तक हाँ। उनके पास वो क्षमता नहीं है जो शायद अमेरिका या यूरोप की सरकारों के पास होती है कि वो खरबों डॉलर झोंक कर अर्थव्यवस्था को तुरंत संभाल लें। इस सब का असर क्या सिर्फ चीन के अंदर ही रहेगा या दुनिया पर भी इसका असर पड़ेगा? क्योंकि चीन दुनिया की फैक्ट्री एक तरह से। नहीं, इसका असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। आप देखिए, दुनिया की लगभग 30% मैन्युफैक्चरिंग चीन में होती है। 30%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ा। वो कच्चे माल जैसे लोहा, तांबा, कोयला, इन सब का दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार है। अगर चीन की अर्थव्यवस्था धीमी होती है, अगर उसकी मांग कम होती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ेगा। कच्चे माल की कीमतें गिर सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, अफ्रीका के कई देश जो चीन को कच्चा माल बेचते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। और टेक्नोलॉजी सेक्टर, जैसा आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सेमीकंडक्टर की बहुत बात होती है, उस पे भी असर पड़ेगा। चीन कई जरूरी खनिजों, रेयर अर्थ मेटल्स का बड़ा सप्लायर है जो इन नई तकनीकों के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर चीन इनका निर्यात कम करता है या कीमतें बढ़ाता है, तो पूरी दुनिया में इन चीजों का उत्पादन महंगा हो सकता है या बाधित हो सकता है। ये मामला काफी पेचीदा है। चीन की अंदरूनी समस्याएं पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल। चीन अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी अर्थव्यवस्था में आने वाला छोटा सा उतार चढ़ाव भी
पूरी दुनिया महसूस करती है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बात यह है कि चीन का जो पुराना आर्थिक इंजन था, जो भारी निवेश और निर्माल के दम पर चल रहा था, वो अब अपनी ही बनाई हुई चुनौतियों के बोझ तले दबावा सा लगता है। हाँ, वो मॉडल अब अपनी सीमा पर पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने पहले कहा, लोगों का भरोसा अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर, सरकार की कल्याणकारी व्यवस्था को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, वो भरोसा कहीं न कहीं हिल गया है। और जब भरोसा हिलता है तो लोग खर्च करने से डरते हैं, कंपनियां निवेश करने से डरती हैं। सही। अब चीन की सरकार एक चौराहे पर खड़ी है। उसके सामने चुनाव है। क्या चुनाव? चुनाव ये है कि या तो वो अर्थव्यवस्था में बड़े संरचनात्मक बदलाव करे, जैसे एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल बनाए जिससे लोगों को भविष्य की चिंता कम हो, अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण कुछ ढीला करे, निजी कंपनियों को ज्यादा आजादी दे, लोगों के हाथ में ज्यादा आर्थिक ताकत दे ताकि भरोसा बहाल हो। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है कि वो उसी पुराने सिस्टम को, उसी पुराने मॉडल को किसी तरह सहारा देती रहे, ऊपर से सब मजबूत दिखाने की कोशिश करे, पर अंदर ही अंदर वो खोखला होता जाए, नियंत्रण और सख्त करती जाए। ये एक बड़ा फैसला होगा जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। बहुत बड़ा। और यहाँ एक बात और समझने वाली है। बताइए। वो ये कि चीन जैसी विशाल अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए एक बड़ा संकट पैदा करने के लिए पूरी तरह से ढहने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर चीन की अर्थव्यवस्था सिर्फ बढ़ना बंद कर दे या बहुत धीमी रफ्तार से बढ़े, तो उसका असर ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया पिछले कई दशकों से चीन की तेज ग्रोथ की आदी हो चुकी है। हाँ, ये बात सही है। उसका सिर थम जाना ही काफी है दुनिया को हिलाने के लिए। और ऐसा लगता है कि शायद वही होना शुरू हो गया है, रफ्तार थम रही है। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा चीन के सामने खड़े इस अजीब से आर्थिक संकट पर। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा और चीन की अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को समझने में मदद मिली होगी। मुद्दा ये है कि भरोसा कैसे वापस लाया जाए। क्या चीन की लीडरशिप इसके लिए तैयार है, ये देखना होगा। बिल्कुल। और अगर आप इस तरह के जियोपॉलिटिकल और आर्थिक मुद्दों पर और गहराई से जानकारी चाहते हैं तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। हम ऐसे ही जटिल विषयों को आपके लिए सरल बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।